हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम विटामिन B12 के बारे में बात करने वाले हैं। दो मेन न्यूट्रिएंट हैं, एक D3 विटामिन D3 और एक B12। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बेसिक ब्लड टेस्ट, कोई भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपका डाइट प्लान हो या एक्सरसाइज, तो जो फिजिकल असेसमेंट होता है उसमें कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट भी कवर होता है, ताकि हम आगे जाके हर 3 मंथ 6 मंथ में अपना रिकॉर्ड देख सकते, कंपेयर कर सकते कि अंदर इंटरनली कितना चेंज आया, कितना अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है या कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी है तो उस पर कैसे काम किया जाएगा, क्या सप्लीमेंट्स लेना है। इसलिए हमको बेसिक ब्लड टेस्ट करवाना भी ज़रूरी है, हर 3 महीने या 6 महीने में जो भी कन्वीनियंट हो। तो उसमें जो बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट होते हैं, आप अगर जाएंगे लैब में तो वहाँ पे जो पैकेज बनाते हैं वो लोग, उसमें आपको ऐसे बहुत सारे ब्लड टेस्ट का पूरा लिस्ट बना के देंगे कि इतने पैसे में इतना है, इतने में इतना है। लेकिन वो बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन वो एक ही ब्लड ड्रॉप जो उनका सैंपल लेंगे उसमें वो बहुत सारे ब्लड टेस्ट निकाल सकते हैं, रिजल्ट उनका निकाल सकते हैं। तो इसलिए वो उनके हिसाब से पैकेज बनाते हैं कि उनको ज़्यादा क्या कन्वीनियंट है। लेकिन हमको क्या करना है, इंडिविजुअल जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वही हमको लिस्ट करके वो टेस्ट हमको करवाने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो यूज़फुल नहीं हैं, लेकिन वो उनके हिसाब से पैकेज बनाते हैं। तो आपको पैकेज के हिसाब से नहीं जाना है, आपको अपने इंडिविजुअल टेस्ट जो है वो उनको मेंशन करके ब्लड टेस्ट करवाना है, ताकि हमको पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है या कुछ और प्रॉब्लम है। ओके, सो हमने इससे पहले सारा जितना भी लीवर का, किडनी का, आपका टोटल ब्लड काउंट का, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड का, ओके, ये सारी चीज़ें कवर की है। तो अभी हमारा जो सेकंड लास्ट है विटामिन B12, और इसके बाद में हम स्टमक अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो भी टेस्ट जो है क्यों इतना ज़रूरी है। ओके, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी ज़्यादातर वेजिटेरियन लोगों को होता है, क्योंकि ये नॉनवेज में, मीट्स वगैरह, एग्स में ज़्यादा मिलता है। ओके, तो ये सब हम देखने वाले हैं। विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के लिए। आपका न्यूरोमस्कुलर से रिलेटेड सारा हो गया, सेल्स जो न्यूरॉन्स की जो सेल्स बनती है, या फिर आपका रेड ब्लड सेल RBC में काम आता है, DNA तक में इसका यूज होता है। और इसका डाइजेशन जो होता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, तो वहाँ पर भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो भी इसका अब्जॉर्प्शन वैसा नहीं होता है। दूसरा, जब भी हम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सप्लीमेंट में भी कौन सा वाला ले रहे हैं, जिसका बायो अवेलेबिलिटी कितना अच्छा है, उसी हिसाब से उसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें कि वो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे पता चलेगा डेफिशिएंसी है, और रिपोर्ट में क्या क्या दिखाएगा, नॉर्मल जो है रेफरेंस रेंज कितना है, कितना होना चाहिए, ओके, ज़्यादा हो गया तो क्या है, कम हो गया तो क्या है, ये सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो विटामिन B12 का टेस्ट करवाना नहीं भूलें। ओके, अभी देखिए, सबसे पहले देखते हैं ये विटामिन B12, इसका एक और नाम है कोबालेमाइन। ओके, cobalamin, an important nutrient that helps our body to make RBC। ओके, RBC में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, DNA जेनेटिक मटेरियल इन बॉडी सेल्स में, DNA जो अपना जेनेटिक मटेरियल है उसमें हेल्प करता है, इंक्लूडिंग नर्व सेल। ओके, इसलिए किसी किसी को नज़र के लिए भी प्रॉब्लम होता थी ये, क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व होता है वो भी एक तरह का न्यूरॉन से रिलेटेड है, तो अगर वहाँ डेफिशिएंसी रहेगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। वो हम नीचे देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ओके, अगर डेफिशिएंसी है और उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हमको ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है, ताकि, क्योंकि ज़्यादातर जो है विटामिन B12 और D3 का ही डेफिशिएंसी हमेशा दिखाएगा 80-90% लोगों में, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, उसकी वजह से ये इसका कमी दिखाता है। तो अगर इसका डेफिशिएंसी रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें 2-3 चीज़ें, एक तो फिजिकल, ओके, फिजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, ओके, साइकोलॉजिकल, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। ओके, कैसे वो हम आगे देखते हैं। ओके, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आवर बॉडी डज नॉट मेक विटामिन B12, हमारा बॉडी नहीं बनाता है। जैसे D3 है तो हमारा बॉडी D3 बनाता है सनलाइट के एक्सपोजर के रिस्पॉन्स में, लेकिन ये जो है नहीं बनता है, तो ये हमको फूड से ही लेना पड़ेगा। ओके,
सो फूड या सप्लीमेंट दोनों में से आपको, अगर फूड से बराबर मिल रहा तो ठीक, नहीं मिल रहा तो फिर सप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो नॉर्मली जो फूड सोर्स है B12 के लिए, उसमें क्या क्या आएगा, मीट और डेयरी प्रोडक्ट, ये हमको ध्यान में रखना है कि डेयरी प्रोडक्ट से और मीट से इसका रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है, या फिर फोर्टिफाइड फूड्स जो न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करके, जैसे सीरियल वगैरह, ब्रेड, ये सब। ओके, विटामिन B12 में ऑल्सो कॉज एनीमिया। जो एनीमिया का जो इशू है, जिसमें क्या होता है, या तो RBC का प्रोडक्शन कम हो रहा है या हीमोग्लोबिन का लेवल ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को पूरा इनफ मात्रा में ऑक्सीजन मिलता नहीं है, उसकी वजह से एनीमिया का इशू होता है। तो यहाँ पर भी एनीमिया होता है, लेकिन इसका जो रीज़न है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। और अगर किसी को एनीमिया हो तो ज़रूरी नहीं है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी, और भी रीज़न हो सकते हैं। तो ये उनमें से एक रीज़न है कि अगर आप विटामिन B12 का आपको डेफिशिएंसी की कमी है तो भी हो सकता है आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाए। तो क्यों होता है देखो एनीमिया का, तो एनीमिया जो है बीमारी, ये जो है RBC से रिलेटेड है, क्योंकि रेड ब्लड सेल अगर उसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा बोन मैरो में तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, RBC के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, विटामिन B12 जो है ये हेल्प करता है, क्रूशियल रोल इन RBC प्रोडक्शन। ठीक है, अगर RBC का लेवल नीचे जाएगा तो क्या होएगा, एनीमिया होएगा। RBC का नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि ये B12 जो है इसका डेफिशिएंसी, B12 कम रहेगा तो RBC कम तो एनीमिया का इशू हो सकता है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अभी हमको देखने हैं कि इसके सिम्टम्स जो हैं, विटामिन B12 का अगर कमी रहेगा तो क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें, एक जनरल फिजिकल सिम्टम्स हैं, दूसरे में न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, और तीसरा है साइकोलॉजिकल, मेंटल। ओके, तो जनरल फिजिकल सिम्टम्स में हम देखते हैं ना, फीलिंग टायर्ड और वीक, जैसे कमजोरी महसूस हो रहा है, तो उसमें एक रीज़न ये हो सकता है कि B12 की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमको वीकनेस फील हो रहा है, नोजिया, वोमिटिंग, जी घबरा रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो गया है, ठीक है, सोर माउथ और टंग, ऐसा खट्टा खट्टा मुंह हो रहा है, वेट लॉस, मतलब अननेसेसरी वेट गिर रहा है। ओके, येलोइश स्किन, पीला हो रहा है, स्किन पीला हो रहा है। ओके, या जैसे नॉर्मल भूख लगता है वैसा भूख नहीं लग रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये नॉर्मल फिजिकल हमारा जो बॉडी है उसमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको विटामिन B12 का कमी है। ओके, फिर न्यूरोलॉजिकल लेवल पे देखेंगे तो नमनेस, नर्व में टिंगलिंग जैसा फीलिंग आ रहा है। ओके, या फिर नमनेस हो रहा है तो भी, और कहाँ पे, हैंड्स, हाथ में या फीट में, पैर में या फुट के अंदर, या फिर हाथों में अगर ऐसा हो रहा है, जैसा गुदगुदी टाइप का हो रहा है, नमनेस या सूना पड़ गया है। ओके, विजन इश्यूज, अभी देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विजन इश्यूज क्यों हमने मेंशन किया, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड, यहाँ पे क्या लिखा, न्यूरोलॉजिकल, जो न्यूरॉन्स की जो सेल्स हैं उसमें भी विटामिन B12 का यूज होता है। और ये जो विजन है, ये जो ऑप्टिक नर्व आता है, इसमें भी तो वो सेल हैं, अगर ये डेफिशिएंसी रहेगा तो ये नस में प्रॉब्लम आएगा, नर्व में तो प्रॉब्लम आएगी, तो विजन से रिलेटेड है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो है वो आँख को वो मैसेज देता है, ब्रेन का उनका कम्युनिकेशन होता है। ओके, फिर इसके बाद में हम देखते हैं हैविंग डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग थिंग्स और गेटिंग कन्फ्यूज इजीली, याददाश्त में थोड़ा चेंज आएगा, चीज़ें जल्दी याद नहीं आ रही है। ओके, या फिर कन्फ्यूज़न हो रहा है। ओके, ये सारे भी, क्योंकि ये सारे ब्रेन से रिलेटेड कम्युनिकेशन जो है उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहा है। ओके, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और स्पीकिंग, बोलने में या वॉक करने में डिफ़िकल्टी, क्योंकि ये सारा न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ओके, इसलिए न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकता है, जनरल में हो गया। फिर देखते हैं साइकोलॉजिकल, उस तरीके से कैसा, फीलिंग डिप्रेस्ड और इरिटेबल, जैसे चिड़चिड़ापन हो रहा है उसकी वजह से, तो भी एक रीजन है। डिप्रेशन हो रहा है। ओके, चेंजेज इन बिहेवियर में कुछ चेंजेस लग रहा है ऐसा, तो ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो सोचिए आप, ये विटामिन B12 जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, ये सारे सिम्टम्स हैं। अभी हम ये देखते हैं कि ये जो डेफिशिएंसी है उसकी क्या क्या रीजन है, मतलब विटामिन B12 का अगर कमी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट रीजन एक एक करके हम देखते हैं। तो इसमें देखो, कोजेज फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, पहला है डाइजेस्टिव डिजीज, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड, जैसे सीलिएक डिजीज हो गया। ओके,
ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लाइनिंग रहता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से। और इसका मेन रीज़न जो रहता है वो ग्लूटेन, एक प्रोटीन आता है जो ज़्यादातर अनाज में, स्पेशली गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन होता है, इसलिए मार्केट में देखा रहेगा आपने ग्लूटेन फ्री के नाम से लोग बहुत जोर जाल करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ग्लूटेन जो है वो प्रोटीन है जो वो क्रिएट करता प्रॉब्लम, जिससे ये सीलिएक डिजीज़ हो जाता है। मतलब अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जहाँ पे खाना पचता है, वहाँ की लाइनिंग जो है अंदर की, वो वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाएगी, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह हो गया। गैस्ट्राइटिस, स्टमक की जो लाइनिंग है अंदर, स्टमक के अंदर, उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि जो विटामिन B12 है इसका डाइजेशन स्टमक में भी होता है, वहाँ से एक स्पेसिफिक प्रोटीन निकलता है, तो उसकी वजह से भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं, एक ये है पर्निशियस एनीमिया। ओके, इसमें क्या होता है, RBC का लेवल ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो B12 जो है वो अब्जॉर्प्शन उसका नहीं हो पाएगा। ओके, एक स्पेसिफिक, ये रेयर डिजीज ऐसा बीमारी है जिसमें यह प्रॉब्लम होता है। ओके, फिर देखते हैं इसके बाद में स्ट्रिक्ट वीगन और वेजिटेरियन डाइट। जैसा हमने पहले मेंशन किया कि कोई वेज है या एकदम वीगन है, तो क्योंकि ज़्यादातर जो विटामिन का जो फूड सोर्स है वो है मीट, ओके, और फिर उसके बाद में मिल्क प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर वेजिटेरियन है या वीगन है तो उनकी डाइट में ऑलरेडी डेफिशिएंसी रहेगा, कमी रहेगा, तो ये स्ट्रिक्ट वीगन या वेजिटेरियन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा अल्कोहल की वजह से जो प्रॉब्लम हो गई है बॉडी में, क्योंकि वो क्या होएगा, अल्कोहल स्टमक की लाइनिंग को ख़राब कर देगा, डाइजेशन सिस्टम को पूरा ख़राब कर देगा, तो वो उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा B12 का। तो ये सारा रिलेटेड है कि जहाँ ये B12 जाके अब्जॉर्प्शन इसका हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, वहाँ अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है तो भी ये डेफिशिएंसी का एक रीज़न है। सर्जरी लाइक गैस्ट्रिक बाईपास जो अपना फैट लॉस के लिए, वज़न कम करने के लिए जो सर्जरी होती है, क्योंकि ये इसका जो डाइजेशन हो रहा है वो स्टमक में या आपकी इंटेस्टाइन में हो रहा है, लेकिन इसमें सर्जरी में क्या होता है, वो इंटेस्टाइन को उसको कम कर देते हैं, स्टेपल कर देते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। जब इसका डाइजेशन नहीं होगा, अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो प्रॉब्लम होना वो नॉर्मल है। फिर देखते हैं ट्रांसकोबालेमिन सेकंड। ओके, एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो B12 का ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। तो अगर यहाँ कहीं गड़बड़ है इसमें, ओके, तो भी प्रॉब्लम हो जाए। ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज होता है, ओके, जेनेटिकल डिजीज होता है जो रेयर होता है, एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जिसकी कमी की वजह से भी वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं होगा, बॉडी में अगर सप्लाई नहीं होगा इसका, तो भी एक कमी हो जाएगा। सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ ऐसे पर्टिकुलर दवाइयां हैं वो भी इसमें इंटरफेयर करती हैं। वैसे तो सारी दवाइयों का कोई ना कोई साइड इफेक्ट रहता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी वजह से विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है। उसमें देखिए डायबिटीज़ का हो गया, GERD, ये अपना GERD रिफ्लेक्स, जो वापस से खाना ऊपर आ जाता है और जलने लगता है, उससे रिलेटेड। बर्थ कंट्रोल पिल से भी हो सकता है, या पेप्टाइड अल्सर की वजह से। तो ये सारे रीजंस हैं, इन सब की वजह से कमी हो सकता है विटामिन B12 का। ओके, सिम्टम्स क्या है हमने देख लिए, जनरल फिजिकल सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, साइकोलॉजिकल सिम्टम, ये सारे सिम्टम्स हैं, इनकी वजह से कम हो सकता है। ओके, सॉल्यूशन क्या है, या तो आपका फूड का प्रॉपर इंटेक होना चाहिए जिसमें विटामिन B12 वाले सोर्सेस हो, नहीं है तो फिर सप्लीमेंट लेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या दे रहेगा, देखो, ओरल मेडिकेशंस, या तो मेडिसिन आता है जो आप ऐसे डायरेक्ट मुंह से लेते हैं, या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी आता है जो मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं B12 के। ओके, और नेजल जेल और स्प्रे, तो नाक के अंदर ऐसा स्प्रे या जेल भी आता है, उससे भी आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, इस तरह से विटामिन B12 के बारे में हमने बेसिक देखा कि अगर आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं तो आपको उस रिपोर्ट्स में से एक आएगा विटामिन D3 का और एक B12 का। सो B12 के अंदर नॉर्मली आपका डेफिशिएंसी दिखाएगा कितना, वो कैसे पता चलेगा, हमको नॉर्मल जो रेफरेंस रेंज है उसको कंपेयर करना। अलग अलग लैब का थोड़ा चेंज हो सकता है रेफरेंस रेंज, पर नॉर्मली हम यहाँ देखते हैं, देखो नॉर्मल जो है वो 200 से लेकर 900 पिकोग्राम पर मिलीलीटर PG पर ml।
तो नॉर्मल कितना 200 to 900, ऑप्टिमल जो है ज़रूरत जितना है उतना 400 से 600 के बीच में अगर है तो मतलब वो एकदम परफेक्ट है। फिर बॉर्डर लाइन में आप देखिए 200 से 300, ओके। और डेफिशिएंसी कमी जो है वो 200 या उससे नीचे, तो 200 से नीचे रहेगा तो क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया। 200 फिर उसके बाद देखिए 200 से 300 मतलब बॉर्डर लाइन कमी होने वाला है, या फिर 400 से 600 ऑप्टिमल है, और 200 से 9 का मतलब ये नॉर्मल रेंज है, इस रेंज में होना चाहिए, ओके। तो ये अपना रेंज हो गया इसका, ओके। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देखना है, कवर करना है, वो है ये वाला हाइपरकोबालेमाइनीमिया, ओके। ये क्या होता है, जब विटामिन B12 ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है किसी भी रीजन से, तो उसकी वजह से इसको नाम दिया हाइपर। हाइपर मतलब ज़्यादा, कोबालेमाइनीमिया, ओके। अभी इसमें क्या हो रहा, एलिवेटेड B12 लेवल आर मोर ऑफन लिंक टू अंडरलाइन। ये बहुत कम रेयर ऐसा होता है कि ज़्यादा दिखा रहा, अगर ज़्यादा दिखा रहा तो उसमें चांसेस जो हैं कुछ पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज या कुछ डिजीज़ हैं उसमें जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिखा रहा, तो ये एक डायरेक्टली इंडिकेटर है। ज़्यादातर चांस में जो इसका लिंक है वो कुछ ना कुछ बीमारियों से रिलेटेड है। तो उसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है, लीवर का, अगर लीवर डिजीज़ है, ठीक है, लीवर से रिलेटेड तकलीफ है तो भी आपको समझिए कि ज़्यादा विटामिन B12 है। या फिर लीवर के अलावा से किडनी डिजीज़ हो गया, सॉलिड ट्यूमर हो गया, ठीक है। सप्लीमेंटेशन और इंजेक्शंस, ये अगर सप्लीमेंट किया तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर सप्लीमेंट या इंजेक्शन किया तो इसकी वजह से भी हो सकता है। इंक्रीज B12 बाइंडिंग प्रोटीन, अगर ये वाला जो कोबालेमिन 2, ओके, प्लाज्मा जो तो वो अगर वो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो भी ये दिखाएगा। फंक्शनल B12 डेफिशिएंसी, अब इसमें दो होता है, एक टोटल B12 और जो फंक्शनल जो एक्टिव है उसमें भी अगर गड़बड़ रहेगा, जैसे टोटल B12 जो है वो ज़्यादा है और लेकिन एक्टिव कम है तो भी वो रिपोर्ट में चेंज दिखाएगा। इस तरह से, पर ये रेयर केस में होता है, ज़्यादातर जो है वो डेफिशिएंसी दिखाता है, ओके। तो ये हमारा हो गया है आज B12 का। तो आपको D3 का टेस्ट कराना, विटामिन D3 का टेस्ट कराना ज़रूरी है, B12 का टेस्ट कराना ज़रूरी है। ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है, ऐसे तो बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स हैं, लेकिन ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है, अभी आपने देख लिया, ये सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमको पता चल गया कि एक्चुअल में ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन पर डिपेंडेंट हैं, ओके। तो अभी नेक्स्ट में हम लेंगे अपना स्टमक का अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, कि स्टमक का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उससे क्या क्या फ़ायदा है टेस्ट का, उस पर हम बात करेंगे, ओके गाइस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।